हाँ जी। लास्ट में नॉन मेटालिक मिनरल्स वाले पार्ट में स्टोन मिनरल्स स्टार्ट किए थे अपन। पत्थर खनिज। तो स्टोन मिनरल्स के अंदर एक तो अलवर की तरफ हमने स्लेट स्टोन, यानी सबसे पहले एबीसीडी वाले पार्ट को कंप्लीट किया था, जहां ए में स्लेट, बी में बलवा पत्थर सैंडस्टोन, जिसमें राजस्थान के वैसे तो कई जिले आते हैं लेकिन ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है भरतपुर का बंसी पहाड़पुर। फिर जो सीडी है यहाँ का है रेड स्टोन, जिसको धौलपुर स्टोन भी कहा जाता है। फिर हाड़ौती की स्टोन है, उसके अंदर कोटा के नाम से है कोटा स्टोन, जिसमें कोटा के अलावा दूसरा प्रमुख जिला कौन सा है? बिल्कुल इसके अपोजिट पश्चिमी राजस्थान की तरफ जालोर में है ग्रेनाइट स्टोन, जिसमें जालोर के अलावा कुछ निकटतम डिस्ट्रिक्ट और भी हैं, जैसे इसके दोनों ओर के बाड़मेर, सिरोही, और फिर इसके ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट में पाली एंड अजमेर। फिर पाली के जस्ट ऊपर की ओर डिवीजन हेडक्वार्टर जो आता है जोधपुर, जोधपुर का बिल्डिंग स्टोन। और इन सभी पत्थरों में जिससे रेवेन्यू सबसे ज्यादा कलेक्ट होता है वो है राजसमंद में उत्पादित होने वाला मार्बल। फिर इस मार्बल से एक बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने 50 वर्ड्स में कि राजस्थान में मार्बल के स्टोरेज, भंडारण, इसके प्रोडक्शन रीजन, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग बताइए। तो इसमें भंडारण में तो कई जिले लिखे थे हमने, जो कि इसके कलर के साथ, इसके वैरायटी के साथ उन जिलों को बताया भी है। जैसे कि व्हाइट मार्बल के अंदर डेडवाना कुचामन का मकराना, इसके अपोजिट कलर में ब्लैक मार्बल में इसमें जयपुर का भैंसलाना, और येलो मार्बल में ये जैसलमेर का पीले से पी से पीथला साइट। जोधपुर के अंदर आमंड कलर, ये बादामी रंग है, तो बादामी रंग है जोधपुर का। और मल्टी कलर मार्बल, सतरंगी मार्बल पाली के खांदरा में। और फिर बाद में बात की थी हमने ग्रीन, ग्रीन मार्बल है ये रेशम देव। लास्ट में गुलाबी या पिंक मार्बल पे थे अपन। तो पिंक मार्बल में ये वाली साइड तो लिखी थी ऋषभ देव, इसके साथ एक साइड और लिखवाई थी बाबर माल। तो ये दोनों के दोनों साइड ऋषभ देव और बाबर माल, ये दोनों कहां पर हैं? उदयपुर में है। तो इसके आगे ब्रैकेट में उदयपुर लिख के एंड जालोर, यानी इसमें पिंक मार्बल में आगे जालोर भी लिख दीजिए। ये दोनों साइट हैं, दोनों उदयपुर के हैं, तो आगे ब्रैकेट में उदयपुर लिख दीजिए और फिर जस्ट नीचे एंड जालोर, एक जिला और लिख दीजिए। लास्ट में जो लिखा हुआ ना पिंक मार्बल, उसमें दोनों साइट हैं, वो दोनों के दोनों उदयपुर के हैं, तो ब्रैकेट में आगे उदयपुर लिख के नीचे एवं जालोर एंड जालोर और लिख दीजिए। तो मेन तो इसमें पिंक मार्बल में उदयपुर ही आंसर होता है। उदयपुर नहीं हो तो बाद में आंसर मजबूरी में क्या रखना पड़ेगा? जालोर। जैसे कोटा स्टोन में कोटा ही है आंसर, नहीं हो तो फिर चित्तौड़ होता है। फिर लास्ट में मार्बल वाले में अपन ने यूजेज भी देखे थे, लिखे थे ना इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर इसके। तो इसमें लास्ट में मार्बल के उपयोग, उपयोग तो लिख देंगे आप लोग। एक तो भवन निर्माण में उपयोगी, यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स,
भवन निर्माण में उपयोगी, यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। जैसे विश्व की कुछ प्रसिद्ध इमारतें बनी हुई भी हैं मार्बल में, जैसे ये ताजमहल हुआ, बिरला मंदिर की जितनी भी थीम है, चाहे राजस्थान में हो चाहे अदर स्टेट में हो, सब मार्बल थीम पे ही बने हुए। जयपुर में बना हुआ है ना मोती डूंगरी मंदिर के पास में, वो मार्बल थीम पे ही बना हुआ है। हालांकि इसमें जरूरी नहीं है कि ये प्रसिद्ध इमारतें, बहुत सारे लोग अपने घर भी बनवाते हैं, तो भवन निर्माण में उपयोगी होता है। इसके अलावा स्टेचू बनाने में, मूर्तियां बनाने में उपयोगी। मूर्तियों में उपयोगी, यूजफुल फॉर स्टेचू। तो स्टेचू मुख्यतः जो थोड़े कठोर पत्थर होते हैं जिसको हम सांचे में ढाल पाए, यानी जल्दी नहीं टूटे, जिसमें एक मार्बल है और एक मुख्यतः ग्रेनाइट, इन पत्थरों का ज्यादा यूज होता है। इसके बाद में मार्बल के कटिंग के दौरान उसकी जो डस्ट होती है, उस डस्ट को अपने अजमेर में किशनगढ़ के पास में एक जगह स्टोर किया जाता है, और उस एरिया को नाम दिया गया डंपिंग यार्ड, जहाँ उसको डंप किया जाता है। डंपिंग यार्ड, और इस डंपिंग यार्ड को एज ए टूरिज्म साइट यानी पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया है। इसमें लिख दीजिए डंपिंग यार्ड में उपयोगी, यूजफुल इन डंपिंग यार्ड। डंपिंग यार्ड के ब्रैकेट में लिख देना टूरिज्म साइट, पर्यटन स्थल। डंपिंग यार्ड में उपयोगी। अब किसी को फोटो शूट करवाना हो और ये लगे कि लेह लद्दाख लंबा है और सस्ते में जुगाड़ करें, लगभग बर्फ जैसा सीन आए, तो ये डस्ट वाले मार्बल के डस्ट वाले एरिया में जाओ और वहां पे आराम से फोटो शूट करवाइए। प्री वेडिंग शूट ये होते हैं ना आजकल, तो इसके अंदर ये लेह लद्दाख, हालांकि यहाँ जाने के बाद कई अपनी वो कहते हैं ना हैसियत में है, हालांकि सब तो अलग है। तो लेह लद्दाख में स्थिति वो नहीं होती कि आप ऊपर का जैकेट या शर्ट निकाल दें और यहाँ जाके शर्ट और जैकेट निकालिए फिर फोटो खिंचवाते हैं, तो उसे पता लग जाता है डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में है। क्योंकि लेह लद्दाख में तो पता रहता है कि कपड़े जो लेके जाते हैं वो भी कम पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहां रहता है -20 डिग्री, -25 डिग्री। देखने में कुछ इस तरीके का है डंपिंग यार्ड। तुम्हारे लिए ही है ये। हाँ ये लो। ये भी तुम्हारी तरह बैचलर है। हालांकि इसमें फोटोग्राफर पे डिपेंड करता है कि वो फोटो किस तरीके से लेता है। उसने जैसे इस तरीके की फोटो ले ली तब तो फोटो का सत्यानाश है, क्योंकि पीछे हरियाली दिख रही है, इधर बर्फ कैसे होगी फिर। इसका मीनिंग फोटोग्राफर ऐसा चाहिए, ये वाला। इसने लेह लद्दाख बना दिया है। आजकल इसमें पानी भी डाला गया, एक छोटी आर्टिफिशियल लेक भी बना रखी है, तो एज ए टूरिज्म साइट के रूप में इसको डेवलप किया जाता है। तो ये 2-3 उपयोग इसमें याद रखिएगा। अब स्टोन में लगभग 7 हो गए। मार्बल अपना 7 नंबर पे था स्टोन में। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा चूना पत्थर। नेक्स्ट चूना पत्थर, मार्बल और ग्रेनाइट में बताया था कल मैंने आपको। ये आग्नेय चट्टानों का होता है, जबकि जो मार्बल होता है ये चूना पत्थर से बना होता है। इस सेडिमेंट्री रॉक्स उसका परिवर्तित रूप होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं
ये जो मूल चट्टाने होती हैं, आग्नेय चट्टाने और सेडिमेंट्री, इनसे भी कठोर होती हैं कई। हालांकि अगर उसका फॉर्मेशन निर्माण ठीक से हुआ है, और अदरवाइज हो सकता है कि ठीक से निर्माण नहीं हुआ है, चूना पत्थर उसके बीच में है, तो कल मैंने बताया ना कटिंग के दौरान बिखर जाते हैं कई बार पत्थर, तो इसका मीनिंग उसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ है। तो इनसे भी ज्यादा कठोर होते हैं कई बार ये, और जो अधिक कठोर होता है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। ये नागौर वाले हैं, मकराना वाले हैं, उनको पता है, उनके यहाँ बहुत सारी वेराइटी है, स्थानीय तौर पे कई नाम यूज करते हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध हैं आप लोगों के? नाम नहीं पता है? नागौर वाले हैं, सुने हुए रहते हैं। कौन सा? कौन सा शब्द? मामाना? हाँ है, वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी यूज करते हैं बेचते टाइम। भाई मार्बल एक एक नहीं है, बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर। अब सांगानेरी प्रिंट वाली जो चादरें हैं, वो आप सांगानेर में खरीदने जाओ, 150 रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो फॉरेन और अमेरिका निर्यात की जाती है वो 150 वाली नहीं होती, उनकी स्टार्टिंग 2000 के ऊपर होती है। तो इसका मीनिंग वो जो बढ़िया कलर में और बढ़िया कपड़े पे की जाती है उनकी वैल्यू अलग होती है, और अपने लोकल मार्केट में जैसे डिमांड होती है उस तरीके की सप्लाई होती है अपने। तो उसमें भी एक नहीं है कोई, उसकी भी हजारों वेराइटीज मिलेंगी आपको। कई तो ऐसी होती हैं धोने के बाद अगली बार देखो ये सांगानेरी प्रिंट इसी पे ही था क्या। तो मेन फर्क ये है दोनों में। एक मूल चट्टान प्राइमरी रॉक्स का एग्जाम्पल है, और एक ट्रसरी रॉक्स का एग्जाम्पल, यानी तीसरे प्रकार की चट्टानें। प्राइमरी कहा गया आग्नेय चट्टान को, सेडिमेंट्री कहा गया द्वितीयक चट्टानों को, यानी द्वितीयक चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स को। और उन दोनों में अगर कोई भी चेंज होता है तो बाद में ट्रसरी तीसरे प्रकार की चट्टान। तो ये वही है मेटामॉर्फिक। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी उसी फॉर्मेट में लिख दीजिएगा 50 वर्ड्स वाले में। स्टोरेज, प्रोडक्शन रीजन एंड यूजेस, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। इसमें फर्स्ट स्टोरेज में, कल जैसे ही मार्बल में स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था कि मार्बल है वो एक अधात्विक खनिज है और कायांतरी चट्टानों का उदाहरण है। और कायांतरण किस तरीके का कायांतरण होता है उसका? सेडिमेंट्री का, मेटामॉर्फिक। तो सेडिमेंट्री कौन था? चूना पत्थर। तो ये अधात्विक खनिज है, ये तो ठीक है क्योंकि पत्थर हैं वो नॉन मेटालिक मिनरल से होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं। लेकिन अधात्विक खनिज के साथ ये किस प्रकार की चट्टान का एग्जाम्पल है? द्वितीयक प्रकार, यानी सेडिमेंट्री अवसादी प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। फिर आसन में इसका जो भंडारण है वो कौन कौन से क्षेत्रों में है? राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर का जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे बढ़िया वैरायटी का चूना पत्थर मिलता है, जिसमें जैसलमेर सोनो या सानो क्षेत्र बोला जाता है। कई जगह सोनो लिखा हुआ है, कई जगह सानो लिखा हुआ है। हिंदी ग्रंथ अकादमी ये लिखती है सानो, कुमार सानो नहीं है, सिर्फ सानो। और बीच में एक वो एडवर्टाइजमेंट में भी आया था, सोनो तन हमारे ऊपर भरोसा नहीं के, ये वो वाला नहीं। तो इसमें सबसे बढ़िया वैरायटी वाला स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड लाइम स्टोन। इसमें ग्रेड आती हैं अलग अलग। जोधपुर और नागौर के आसपास मिलता है केमिकल ग्रेड। केमिकल ग्रेड वो है जो अपने घरों के निर्माण में, या घरों में पहले कड़ी बोलते हैं ना गांव में, कड़ी करना, सफेदी करना, तो जो कलर किया जाता था वो केमिकल ग्रेड से किया जाता है, सफेद चूना पत्थर से। तो सफेद चूना पत्थर या केमिकल ग्रेड है। एक तो नागौर वाली साइड जहाँ सफेद सीमेंट फैक्ट्री भी है अपने, व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री गोटन।
एक इसमें जोधपुर के पास में, जोधपुर के पास में प्रसिद्ध जगह है इसमें बिलाड़ा। ये केमिकल ग्रेड वाला एरिया नागौर जोधपुर का एरिया। नागौर में गोटन, जहां भारत की पहली व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री स्टार्ट हुई। भारत में सीमेंट फैक्ट्रीज की स्टार्टिंग मानी जाती है चेन्नई से, तमिलनाडु से, लेकिन व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री, सफेद सीमेंट की फैक्ट्री की शुरुआत मानी जाती है नागौर के गोटन से 1984, 1984 से। फिर सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, तो सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के बारे में कहा जाता है ये बड़ा ही कॉमन है, डिमांड में बहुत, सीमेंट बनने के कारण डिमांड में भी खूब रहता है। तो राजस्थान के पहले जो 33 जिले मानते थे, उन 33 में लगभग 25 जिलों के आसपास इसका स्टोरेज मिलता है। इसका मीनिंग लगभग पूरे राजस्थान को ही लिख दो, चाहे कोई 2 4 5 जिले हैं जिस 33 के हिसाब से लगभग 8 जिले हैं जिसमें नहीं है। एक तो लगभग अरावली का पूरा जोन आता है इसमें। पश्चिमी राजस्थान के मोस्टली जिले आते हैं नागौर, जोधपुर, जैसलमेर। मैक्सिमम ये जिस क्षेत्र में उसके आसपास सीमेंट अधिक बनती है, चित्तौड़ में, कोटा में, बूंदी में। तो बूंदी में अपनी पहली सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई थी लाखेरी। अभी जो बात कर रहे थे वो व्हाइट सीमेंट की बात थी। तो राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री 1915 में लाखेरी में बनती है, जो 17 से उत्पादन स्टार्ट करती। तो ये वाला जो एरिया, ये सीमेंट ग्रेड के लिए प्रसिद्ध, जैसे ये केमिकल ग्रेड वाला था व्हाइट वाला, और सीमेंट ग्रेड वाला है जहाँ सीमेंट सर्वाधिक बनती है, एक तो उस डिस्ट्रिक्ट में चित्तौड़ में, अभी तो स्टार्ट हुई है क्लास, एक कोटा में और एक बूंदी में। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये प्रमुख है। बाकी अरावली के बहुत सारे जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान वाले लगभग ये सब जिले हैं जो सीमेंट ग्रेड के लिए प्रसिद्ध। जहाँ जहाँ सीमेंट ग्रेड है वहाँ सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो स्थापित हो रही हैं। जबकि सबसे बढ़िया सीमेंट इसकी बन सकती है स्टील ग्रेड की, लेकिन बड़ी समस्या है पानी की आपूर्ति नहीं है। बाकी सीमेंट इंडस्ट्रीज में चूना पत्थर, जिप्सम और सिलिका की आवश्यकता होती है। साथ में इंडस्ट्री जहाँ होती है वहाँ पानी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी तो पश्चिमी राजस्थान में खूब आ जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि सोलर और विंड एनर्जी के सबसे बड़े प्लांट कहाँ लग रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान। और कनेक्टिविटी सड़क परियोजना भारतमाला, तो वो भी पश्चिमी राजस्थान में आ चुकी है। तो कनेक्टिविटी की भी कोई समस्या नहीं होगी। बड़ी समस्या पानी की है। रॉ मटेरियल उस साइड में खूब है। जिप्सम राजस्थान में सबसे ज्यादा है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जिसका बीकानेर के आसपास इलीगल प्रोडक्शन खूब होता है। मिट्टी भी बढ़ाई थी मैंने जिप्सी फेरस करके आपको। तो इसका मीनिंग है इसमें ये जिले लिख सकते हैं अपन भंडारण में। तो शुरुआत कीजिए इसमें स्टोरेज या भंडारण में। खनिज का जनरल इंट्रोडक्शन लिखना है। चूना पत्थर अधात्विक खनिज है जो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। लाइमस्टोन इज ए नॉन मेटालिक मिनरल। लाइमस्टोन इज ए नॉन मेटालिक मिनरल। चूना पत्थर अधात्विक खनिज है जो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। फिर इसी में ही नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, राजस्थान में चूना पत्थर मुख्यतः, राजस्थान में चूना पत्थर मुख्यतः जैसलमेर, इन राजस्थान स्टेट लाइमस्टोन, limestone mostly deposited in Jaisalmer, नागौर, जोधपुर, चित्तौड़, कोटा एंड बूंदी। In Rajasthan state, limestone is mostly deposited in Jaisalmer, नागौर, जोधपुर, या जोधपुर नागौर लिख दो, चित्तौड़, कोटा एंड बूंदी। चूना पत्थर राजस्थान में, या राजस्थान में चूना पत्थर मुख्यतः जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चित्तौड़, कोटा एवं बूंदी में भंडारित है। अब डिमांड ज्यादा इसकी रहती है जो केमिकल ग्रेड यानी सफेद वाला चूना पत्थर है, तो इसका मेन प्रोडक्शन जोधपुर की ओर से होता है। तो बिना कोई ग्रेड यानी ये शब्द स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड, सीमेंट ग्रेड, ये शब्द बिना यूज किए सिंबल पूछा जाए चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ से निकाला जाता है, तो आंसर रहता है जोधपुर। जोधपुर से प्रोडक्शन अधिक होता है। और बाकी उसकी वेराइटीज के अकॉर्डिंग जिले अलग अलग है।
जैसे अपन स्टील ग्रेड की बात करें तो आंसर रहेगा जैसलमेर का सानो क्षेत्र या सोनो रीजन। केमिकल ग्रेड की बात करें तो मोस्टली है जोधपुर से, देन नागौर, जोधपुर बिलाडा रीजन के आसपास, और नागौर के गोटन। और सीमेंट ग्रेड की बात करें तो सबसे ज्यादा जहाँ सीमेंट बनती है चित्तौड़, उसके निकटतम कोटा, और कोटा के निकटतम बूंदी लाखेरी के निकट से। तो इसमें उत्पादन वाले में लिखिएगा, भंडारण के बाद में प्रोडक्शन रीजन। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर से होता है। तो ये अंडरस्टूड है, राजस्थान के रेफरेंस में लिख रहे हैं। वैसे इंडिया में भी देखा जाए तो मोस्टली राजस्थान की तरफ ही है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर से होता है। इन राजस्थान स्टेट लाइम स्टोन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन जोधपुर। इन राजस्थान स्टेट लाइम स्टोन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन जोधपुर। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर से होता है। फिर इसी में नेक्स्ट लाइन में प्रमुख किस्मों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ मेजर वेराइटीज, प्रमुख किस्मों का उत्पादन। तो अभी जो वेराइटीज बताई थी, जिसमें एक तो आता है अपने स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड, आगे तो टाइटल सेम ही लगेगा सब में, लाइम स्टोन। ये तो नहीं लगाओ तो भी चलेगा, ऊपर हेडिंग ही यही चल रही है अपने, स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड चूना पत्थर। एक आएगा केमिकल ग्रेड, एक जो सीमेंट बनाने में यूज किया जाएगा वो सीमेंट ग्रेड। तो इसमें स्टील ग्रेड वाला है वो जैसलमेर, और जैसलमेर ये जो प्रमुख साइट है सोनो अब्लिक सानो क्षेत्र। जैसलमेर सोनो, या ओब्लिक करके लिख देना सानो। सर चूना पत्थर बीकानेर में भी होता है ना। अब बहुत सारे जिलों में है राजस्थान के, बीकानेर भी है, जैसलमेर के टच में ही है बीकानेर। बाड़मेर में भी पाया जाता है। केमिकल ग्रेड में जोधपुर, जोधपुर में साइट कौन सी है मेन, बिलाड़ा। और जोधपुर के टच में नागौर, नागौर में जहाँ व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई, गोटन। एक नागौर में अंबुजा सीमेंट आई है, एक स्थान और आता है इसमें, ये जगह लिखी जाती है मारवाड़, मारवाड़ मूंडवा। तो मारवाड़ मूंडवा साइड में ये स्थान भी लिखा जाता है इसमें कि मूंडवा से उत्पादन होता है, लेकिन मेन साइट इसमें गोटन, गोटन में है जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री। और मूंडवा में अब 2022-23 के आसपास एक नई सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, अंबुजा। वही है कि दीवार टूटती क्यों नहीं, दो भाई तोड़ने में लगे हुए रहते हैं, कि ये बनी है अंबुजा सीमेंट से है। सीमेंट ग्रेड है जहाँ सीमेंट अधिक होती है, चित्तौड़ से है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सबसे प्रसिद्ध एरिया कौन सा है,
सीमेंट फैक्ट्री के लिए काफी फेम है इसकी, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा, कोटा और कोटा के अलावा बूंदी। बूंदी में लिखना चाहे लाखेरी। कोटा में ऐसा कोई प्रसिद्ध स्थान लिखा हुआ नहीं है। बूंदी में जहां राजस्थान की पहली व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री बनी थी, लाखेरी। व्हाइट सीमेंट की अलग, व्हाइट सीमेंट तो कॉटन। अच्छा, व्हाइट बोल दिया क्या मैंने? फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, फर्स्ट व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री नागौर। वो इंडस्ट्रीज में लिखेंगे अपन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट एग्जाम्स में जो दी जाती है वो ये स्टील ग्रेड, सबसे बेस्ट ग्रेड यही है। ये एवरेज में आती है केमिकल ग्रेड, और ये सबसे लो ग्रेड मानी जाती है इसमें। तो जो लो ग्रेड है उससे सीमेंट बनती है। एवरेज ग्रेड है ये अपने घरों में, भवन निर्माण में, सफेदी या कलर में, उसमें अधिक यूज की जाती है। इसका अभी बहुत ज़्यादा उत्पादन हमने करना स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको सीमेंट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले से ही लीज दे रखी है ऑलरेडी, क्योंकि बड़ी कंपनी उनको पता है कि आने वाले टाइम में महंगाई और बढ़ जाएगी। तो जो सीमेंट ब्लॉक्स हैं मिनरल्स वाले, वो पहले ही खरीद लिए जाएं। तो कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ सीमेंट ग्रेड, सॉरी, जो स्टील ग्रेड चूना पत्थर है उसके बहुत सारे जो जोन है पश्चिमी राजस्थान में, कई सीमेंट फैक्ट्रीज ने खरीद रखे हैं। बस इंतजार इस बात का है, जिस दिन कैनाल से पानी की उपलब्धता पश्चिमी राजस्थान में हो जाएगी उस दिन उनकी फैक्ट्रियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अभी तक सीमेंट उत्पादन में मुख्य नाम किसका है? चित्तौड़। और अपने राजस्थान में नहीं है, पूरे इंडिया में ही है। निम्बाहेड़ा को सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सीमेंट सिटी, भारत में सॉरी, किस सिटी को भारत में सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़ से भी ज्यादा टैग निम्बाहेड़ा का है। यानी इसके आसपास जो ज्यादातर फैक्ट्रीज हैं वो सीमेंट की है निम्बाहेड़ा में। तो इसमें इस तरीके से याद रखना है, राजस्थान के मुख्यतः वैसे सीमेंट ग्रेड बहुत सारे जिलों में है, लेकिन मेन जहाँ सीमेंट अभी बन रही है उत्पादन इन क्षेत्रों से ज़्यादा है। तो ये तो सीमेंट ग्रेड का है। ये केमिकल ग्रेड का जोन है नागौर जोधपुर वाला, और ये पश्चिमी राजस्थान में ये सबसे बेस्ट ग्रेड है स्टील ग्रेड। तो ये स्टील में आ गया। ये वाला है केमिकल ग्रेड वाला पार्ट। और इधर वाला जहाँ सीमेंट अधिक बन रही है अभी, चित्तौड़ कोटा के आसपास, बूंदी के आसपास, ये आएगा सीमेंट ग्रेड में। तो इस तरीके से 3 जोन है इसमें। फिर लाइमस्टोन के प्रोडक्शन के बाद में लास्ट में इसके यूजेस। तो चूना पत्थर के उपयोग, एक तो अभी मैंने बताया बार बार, सीमेंट उद्योग में उपयोगी या सीमेंट बनाने में उपयोगी। यूजफुल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री या यूजफुल इन मेकिंग सीमेंट। यूजफुल फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट उद्योग में उपयोगी। आजकल तो पूरे चुलबुल पांडे बने हुए हैं। एक सेकंड। अरे रुक जा भाई, रुक जा। हाँ हाँ हाँ, समझ गए हम। समोसे चाहिए? सीधे सीधे आ जाएंगे, कभी तो आएंगे, टेंशन मत लो। इकोनॉमी सर्वे की क्लास ऑफलाइन में शाम को 7:15 बजे से शुरू हो गई है। कुछ स्टूडेंट एक आए थे, 2 आए थे, पता नहीं डी तरीके से हमारे पूरे बैच में सूचना दी नहीं, ऐसा कुछ। आप 4 आए थे? कौन कौन? 1 2 3 4, आप भी आए थे? इतनी है इकोनॉमी सर्वे क्लास में? ये तो मना कर रहे हैं। इकोनॉमी सर्वे क्लास ली थी रूम नंबर 4 में कल। हाँ तो वही तो कह रहे हैं। नहीं,
हाँ, तो इकोनॉमी सर्वे की क्लास शुरू हो गई है, ऑफलाइन को लेना चाहे तो वो आ सकता है। और ऑनलाइन में भी जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आप भी जयपुर में आसपास हो तो ऑफलाइन ले सकते हो, रूम नंबर 4 मेन बिल्डिंग 7:15 बजे। ठीक है, ओके। प्लस हाँ, 7:30 हो जाएंगे। क्या कर रहे थे? बस। अच्छा, कल यहाँ पे क्या? पैदल निकल जा, 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट पहले छोड़ा था कल मैंने? 6 मिनट। हाँ जी। एक तो सीमेंट उद्योग में, इसके अलावा चूना लगाने में मत बोल देना। तंबाकू और पान में उपयोगी। तंबाकू एवं पान के लिए उपयोगी या पान में उपयोगी। यूजफुल फॉर टोबैको एंड पान। तंबाकू में तो पता होगा, वो पुरानी मूवी है ना, शोले मूवी, उसमें गब्बर सिंह निकालते हैं साइड में तंबाकू और चूना लगा गई हूँ। आप में से भी खाते होंगे कई। नहीं खाते तो हैं। ये नहीं, खाने वालों का फेस अलग ही दिखता है भाई। खाने वालों का बाद में स्टाइल भी अलग होता है बोलने का। बोलो। इसके अलावा रंग के रूप में घरों में कड़ी करते हैं गाँव के अंदर, तो रंग के रूप में उपयोगी। तो यूजफुल एज कलर, रंग के रूप में उपयोगी। जमीन के अंदर जैसे कुछ फर्टिलाइजर वगैरह जो बनाए जाते हैं, उसके अंदर भी लैंड ट्रीटमेंट के रूप में यूज होता है, रॉक फॉस्फेट का, जिप्सम का, चूना पत्थर का। भूमि उपचार में या भूमि सुधार में इनका यूज किया जाता है। तो एक नेक्स्ट लिख दो, भूमि उपचार या भूमि सुधार में उपयोगी। यूजफुल फॉर लैंड ट्रीटमेंट। भूमि सुधार में उपयोगी। यूजफुल फॉर लैंड ट्रीटमेंट, भूमि उपचार या सुधार में उपयोगी। तो ये 3-4 उपयोग इसमें याद रखिएगा। तो अभी हमने जो पार्ट स्टार्ट किया था स्टोन मिनरल्स का या बिल्डिंग स्टोन का, वहाँ आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि इनके स्टोरेज तो भंडारण मैंने लिखवा दिए थे, कई सारे जिले लिखवाए थे इसमें। फिर प्रोडक्शन या उत्पादन, तो उत्पादन अभी तक ये अपना उत्पादन ही चल रहा था, अलग अलग स्टोन के उत्पादन लिखवाए, लगभग 8 स्टोन हो गए। तो एग्जाम में कोई भी 5 जिनके बारे में लगभग 5 लाइनें आप लिख पाओ, यानी 1 स्टोन 1 लाइन, एक पत्थर और एक लाइन कवर करनी है, दूसरी लाइन में नहीं जाना है। और फिर लास्ट में एक लाइन में
और छोटे छोटे फैक्ट के रूप में उसके यूजेज लिख दो। तो इसमें अपने को इस वाले पार्ट को बड़ा रखना है, उत्पादन वाले को लगभग 5 से 6 लाइनों तक, बाकी उपयोग वाला 1 लाइन, और स्टार्टिंग में भंडारण बताते टाइम 2 या मैक्सिमम 3 लाइनों तक। तो इतनी लगभग 8 से 10 लाइनें अपने को मिलेंगी इसके अंदर। और इंडिविजुअल अगर स्टोन को पूछ लिया तो इंडिविजुअल पूछने की पॉसिबिलिटी या तो मार्बल की, क्योंकि उसमें मैटर ज्यादा है अपने पास, या फिर इंडिविजुअल में अपने को लाइम स्टोन पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें भी मैटर ज्यादा है। तो ये दो ऐसे स्टोन है जिनको थोड़ा डिटेल्स में पूछा जा सकता है। और सभी पत्थरों का लास्ट में जो यूज लिखना है आपको, तो यूज तो लगभग अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मार्बल वगैरह इनसे भी आइडिया लग गया। तो इन इन यूजेज को भी हम शामिल कर सकते हैं। तो लास्ट में पत्थरों का उपयोग, अभी तक तो चल रहा था चूना पत्थर का उपयोग, ये जो लास्ट में, तो चूना पत्थर वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया अपना। लास्ट में लिख दीजिए पत्थरों का उपयोग, या पत्थरों के उपयोग लिख दो, यूजेज ऑफ स्टोन्स। तो एक तो सामान्य उपयोग जो है भवन निर्माण, इसके बाद इसके अलावा सड़क बनाने में उपयोगी, तो एक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, एक सड़क बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रोड कंस्ट्रक्शन में। और बारीक जो, कुछ जगह जो स्टोन वगैरह बारीक कंकर पत्थर निकलते हैं जिनकी डिमांड कहीं नहीं होती, उनको मशीन में डाल के कर्सिंग करके पीस के और एक बारीक डस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एम सेंट। आगे इसकी पॉलिसी पढ़ेंगे, वहां इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। मैन्युफैक्चर्ड सेंट कहा जाता है, कृत्रिम बजरी कहा जाता है इसको। तो एम सेंट या कृत्रिम बजरी बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन मेकिंग एम सेंट। अब जो जैसा पत्थर होता है उसके अकॉर्डिंग उनसे स्टेचू मूर्तियां वगैरह भी बनाई जाती हैं। जैसे मूर्तियों में ज्यादातर हम ग्रेनाइट और मार्बल का यूज ज्यादा करते हैं। बाकी बनाने में चाहे बलुआ पत्थर की बना लो, वो सस्ती पड़ेगी। लेकिन इस प्रकार के बलुआ पत्थर की जो तराशते टाइम, यानी उसको जब कटिंग की जाती है उस टाइम बिखर नहीं जाए, क्योंकि जब भी कोई मुलायम चट्टाने होती है उनमें कभी भी भित्ति चित्रण पॉसिबल नहीं होता। जैसे पत्थरों के ऊपर भी चित्रण किए गए हैं स्टोन वगैरह को काटकर। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने एलिफेंटा केव जो बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ताज होटल जहाँ अटैक हुआ था, वहां से लगभग समुद्र की ओर जाओगे आप तो लगभग 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, सही 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो वहाँ उनको चट्टानों को काट के और फिर मूर्तियां बनाई गई। तो जहाँ चट्टानें थोड़ी सी मुलायम थी तो उन चट्टानों को छोड़ दिया उन्होंने, मूर्तियां पॉसिबल नहीं थी। और जहाँ इग्नियस प्रकार की कठोर चट्टानें थी उनको काट के, और लॉर्ड शिवा, भगवान शिव और उससे संबंधित जो स्टेचू या मूर्तियां हैं, यानी स्टोन या पत्थर को काट के मूर्तियां बनी हुई। एमसेन में, और लास्ट स्टेचू या मूर्ति बनाने वाला, ये एक और लिख दीजिए, मूर्तियां बनाने में उपयोगी। तो ये कॉमन यूज है। बाकी कुछ ऐसे स्टोन भी हैं जिनको सिर्फ फर्श बनाने में यूज किया जाता है, यानी एज ए फ्लोर के रूप में यूज किया जाता है। जैसे चूना, सॉरी, कोटा स्टोन जो अपने टाइल्स की जगह जो लगता है, मार्बल, ग्रेनाइट, लेकिन वो लिमिटेड यूज हो जाएंगे फिर। और ये ऐसे यूज हैं जो सब में लिख सकते हो आप। जैसे चूना पत्थर है, चूना चूना पत्थर से भी भवन बनाए जाते हैं, क्योंकि चूना पत्थर का यूज पहले सीमेंट की तरह होता था। और ग्रामीण क्षेत्र में उसका गारा बनाते थे ना, शेखावाटी की, और हमारे गरट निकालना बोलते हैं उसको। तो वो गारा बना के, क्योंकि सीमेंट तो अपने इंडिया में बनना ही स्टार्ट 1904 से हुई है, तो इसका मीनिंग मकान 1904 से बनना स्टार्ट हुए हैं क्या? ये पुराने महल, जो पुराने मंदिर हैं जो लगभग 800 साल, कोई 600 साल, तो इमारतें तो पहले भी बनती थी। इसका मीनिंग पहले यूज किसका हुआ है?
चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर का यूज इसमें भी, भवन निर्माण में भी होता है। तो इसी के साथ आपका स्टोन वाला पार्ट, पत्थर वाला कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? अरावली से। अरावली में मेटालिक या धात्विक खनिज कंप्लीट किए थे। लगभग कितने खनिज हुए थे? वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से तो 6 ही थे, लेकिन वैसे काउंटिंग में 8 थे वो। सीसा, जस्ता और चांदी, वो तीनों एक ही माने थे हमने। और उसमें लगभग 6 बड़े खनिज, मेन खनिजों की डिटेल्स मैंने आपको लिखवाई थी। तो काउंटिंग के तौर पे वो 8 खनिज थे। फिर नेक्स्ट मैंने वागड़ पेटी के खनिज लिखवाए। तो वागड़ पेटी में नए कौन से थे? वागड़ पेटी में सिर्फ 2 ही नए थे। एक तो डूंगरपुर में माही नदी का फ्लो होता है, वहां फ्लो वाला, फ्लो राइट का दो चाहे फ्लोर स्पार का दो। और प्रतापगढ़ जो हीरे से कम नहीं था और हीरे की कीमत केसर से कम नहीं, तो हीरा केसरपुरा वाला। तो ये वागड़ पेटी वाले 2। बाकी सोना और मैग्नीज यहाँ ऑलरेडी कवर हो रहे थे अपने। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स में था 4+1। 4 तो क्या थे? क्ले वाले थे। बॉल क्ले था, फायर क्ले था, चाइना क्ले या केओलिन सोइल था, ब्लीचिंग क्ले या मुल्तानी मिट्टी, और एक क्ले से मोटा पार्टिकल था, उसको नाम दिया था सिलिका सैंड। सिलिका सैंड या सिलिका रेत। बूंदी, ये बारोदिया या बाडोदिया में, कुछ सवाई माधोपुर का एरिया, कुछ जयपुर का, भरतपुर का, ये जिले मैंने इसमें लिखवाए थे आपको। मैंने बूंदी बताया था। तो ये कले वाले हो गए टोटल अपने 5। कले एंड एक सैंड को भी काउंट करना है। उसके बाद में ये स्टोन मिनरल्स, पत्थर वाले खनिज जो चूना पत्थर तक चले हैं। तो चूना पत्थर में लास्ट में काउंटिंग क्या थी? चूना पत्थर लास्ट में 8 नंबर पे, तो 8 हिस्से हो चुके हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 5 23। लगभग अपन 48-49 के आसपास मिनरल्स कवर करेंगे। राजस्थान से उत्पादित होते हैं लगभग 58, और उनमें से इंपोर्टेंट जो मिनरल्स एग्जाम की दृष्टि से अपने 48 तक खनिज अपन याद करेंगे। तो उसमें लगभग आधे आपको याद हो गए। 23 तक अपन पहुंच चुके हैं। तो अपने काउंटिंग वो 23 इस तरीके से फिंगर काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। अपने काउंटिंग होनी चाहिए अरावली पेटी के खनिज, वागड़ पेटी के खनिज, क्ले मिनरल्स, स्टोन मिनरल्स। तो उसमें ये 3-4 शब्द याद रखो, तो उसमें गुच्छे में याद होंगे आपको। जैसे अरावली याद कर लिया तो अरावली के आसपास जितने भी और लगभग याद हो जाएंगे। कले के नाम से जितने भी टाइटल हैं वो धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। बस इस टॉपिक को आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे याद होना स्टार्ट होगा। 6 बार भी बाद में कंफर्म नहीं कि 6 के बाद में रिवीजन ही नहीं करना पड़े। ये ऐसा टॉपिक है, इसको हर 10-12 दिन में या 2 वीक में 5-6 बार रिवीजन करने के बाद कम से कम 14 डेज के अंदर इसको फिर से रिपीट करना बार बार। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और मेंस में 1 क्वेश्चन रहता है। यानी आरएस पूरे पार्ट के अंदर इसका लगभग 10 नंबर के आसपास मैटर रहता है अपने। और ये टॉपिक पढ़ाने से पहले ही बता दिया था मैंने, स्टार्ट करने से पहले, कि 2013 से लेके और अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें 10 नंबर से कम का मैटर इसमें से आया। अब नेक्स्ट लिखिए, खनिज उत्पादन में उर्वरक वाले खनिज, फर्टिलाइजर मिनरल्स। उर्वरक खनिज या उर्वरक वाले खनिज। फर्टिलाइजर मिनरल्स। यानी इस प्रकार के खनिज जिनसे खाद बनाई जाती है, फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजर मिनरल्स में अपने एक तो राजस्थान के नॉर्थ में बीकानेर संभाग की ओर होता है पोटास। एक मिट्टी होती है उसमें भी पोटास अच्छी मात्रा में होता है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। फिर उत्तरी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट वाले एरिया में अत्यधिक मात्रा में मिलने वाला जिप्सम, जो भारत में लगभग 95% तक राजस्थान में होता है।
जिप्सम मिनरल। फिर सिकर, जिसमें पाए जाने वाला प्रमुख खनिज पाइराइट। इनके अलावा उदयपुर के आसपास रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट मिनरल, जिसके लिए प्रमुख क्षेत्र आता है उदयपुर झामर कोटड़ा। इसके अलावा एक खनिज मैंने आपको मेटालिक मिनरल्स में लिखवाया था, जिंक, जो मेडिकल इंडस्ट्रीज में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या ड्रग्स इंडस्ट्रीज में भी है, और फर्टिलाइजर भी इसका बनाया जाता है। कोई एक आधा खनिज और ध्यान आएगा वो लिखवा देंगे इसमें। बाकी लगभग ये 4-5 प्रमुख खनिज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो अपना कंप्लीट हो चुका है अरावली वाली बेल्ट के अंदर। बाकी ये अभी अपने बाकी हैं, तो इनके डिटेल्स अपन कवर करेंगे, बाकी ये ऑलरेडी पहले से ही कवर है। तो इन खनिजों के नाम लिख दीजिए। बाई चांस एग्जामिनर 2 नंबर में नाम ही पूछे कि फर्टिलाइजर मिनरल्स किन्हीं 4 के एग्जाम्पल बताइए, तो पोटास, जिप्सम, पाइराइट, रॉक फॉस्फेट, जिंक, कोई एक आधा मिनरल्स और है तो वो जैसे ध्यान आएगा लिखवा देंगे इसमें। अभी जो चूना पत्थर लिखा था ना, लैंड ट्रीटमेंट, भूमि उपचार में, तो फर्टिलाइजर्स के साथ उसका भी यूज होता है। लाइम स्टोन ही लिख दीजिए एक इसमें। तो लाइम स्टोन भी अभी हमने कंप्लीट किया। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिए पोटास। पोटास के लिए राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है ये पूरा बीकानेर संभाग, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसमें पोटास की सबसे अधिक जो लीज जारी कर रही है गवर्नमेंट अभी बीकानेर, हनुमानगढ़। उसके बाद में जो क्षेत्र रहेगा वो गंगानगर और चूरू, और एक पूर्वी राजस्थान में भी एक जिला माना जाता है इसमें, करौली। तो अब जैसे जैसे न्यूज़पेपर में इसके लीज के बारे में अब धीरे धीरे गवर्नमेंट है वो अधिसूचना निकालना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो इनके लीज के अंदर जो भी नई माइंस वगैरह आई वो आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहना है। तो अपने इसमें एरिया लिखेंगे राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में ये अधिक भंडारित है और उत्पादित होता है। तो अभी तक सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट वाली डिटेल्स हैं वो अपने पास हैं। तो इसमें भंडारण एवं उत्पादन क्षेत्र, तो उपयोग तो ऑलरेडी हेडिंग में लिखा हुआ है अपना, कौन से उपयोग वाले हैं, फर्टिलाइजर वाले, उर्वरक वाले खनिज हैं। तो मेन डिस्ट्रिक्ट इसमें एक तो राजस्थान के उत्तर में बीकानेर, बीकानेर के साथ हनुमानगढ़। फिर इसी बीकानेर संभाग में बचे हुए जो जिले हैं श्री गंगानगर, चूरू, और एक पूर्वी राजस्थान का जिला आता है अपने करौली। इसके बाद में इसमें 1 से 2 लाइनें इसमें खाली छोड़ देना, जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जैसे बीकानेर की माइनिंग लीज कोई जारी की जाएगी न्यूज़पेपर में अपडेट होगा तो वो माइंस बीकानेर के साथ लिख देना कि कौन कौन से एरिया में माइनिंग की परमिशन दी है। हनुमानगढ़ में भी ऐसे एरियाज हैं जिनकी माइनिंग लीज स्टार्ट होने वाली।
तो ये इसमें कुछ अपडेट आने वाले टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट खनिज है, क्योंकि फर्टिलाइजर में हम इसको मोस्टली अपने यहाँ इंपोर्ट किया जाता है। अब स्थिति आ गई कि हमारे यहाँ पोटास संबंधित जो उद्योग हैं उनके लिए पर्याप्त है, अन्य राज्यों को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। पहले आयात करते थे दूसरे कंट्रीज से अपन। तो इसमें स्टोरेज एंड प्रोडक्शन एरियाज, तो अभी तो भंडारण और उत्पादन क्षेत्र के नाम पे जिले ही हैं सिर्फ, दोनों में सेम ही है अपने। भंडारण उत्पादन क्षेत्र में बीकानेर, हनुमानगढ़, देन श्री गंगानगर, चूरू एंड करौली। और नीचे जो स्पेस छोड़ा उसके साइड में यहाँ लिख देना अपडेट। पढ़ते टाइम थोड़ा गूगल सर्च करके देख लेना कि राजस्थान में पोटास उत्पादन क्षेत्र, तो उसमें कुछ अपडेट हुई है माइंस तो आ जाएगा, नहीं हुआ तो वही जिलों के नाम आएंगे कि बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र। फिर पोटास के बाद में दूसरा प्रमुख खनिज कौन सा है? जिप्सम। जिप्सम इनमें ऐसा है कि इस पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। जिप्सम में स्टोरेज, प्रोडक्शन रीजन, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। इसमें भंडारण में लिखिएगा। जब मैंने खनिज को कैटेगराइज करवाया था या क्लासिफाइड किया था अपन ने, तो एक तरफ तो थे अपने मेटालिक धात्विक और एक तरफ थे नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में मैंने राजस्थान की तरफ जो प्रमुख दो खनिज स्टार्टिंग में जो लिखवाए थे, उसमें एक तो लिखवाया था आपको माइका यानी अब्रक, और इसके साथ एक दूसरा लिखवाया था जिप्सम। तो इसका मीनिंग राजस्थान का प्रमुख अधात्विक खनिज। अब इसका राजस्थान में भंडारण कौन से क्षेत्रों में होता है? अब अब्रक भी ऐसा है कि राजस्थान इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादित होता है। जिप्सम भी ऐसा है कि जो इंडिया में 95% राजस्थान में उत्पादित होता है, जबकि जिप्सम की एक वेराइटी है सेलेनाइट। सेलेनाइट हमारे एकाधिकार में है, यानी उसका हम 100% प्रोडक्शन करते हैं। तो कई बार अपन जो एकाधिकार वाली चार खनिज काउंट करवाते हैं उसमें दो तो अपने जुड़वा हैं, लेड और जिंक, सीसा और जस्ता। दो नाइट है, उसमें एक सेलेनाइट है। सेलेनाइट यानी टाइप्स ऑफ जिप्सम, जिप्सम का प्रकार। एक वोलेस्टोनाइट है। तो प्रमुख अधात्विक खनिजों में से है राजस्थान के जिप्सम। अब राजस्थान में इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उसमें वैसे तो बॉर्डर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ भी है, हनुमानगढ़ भी पहले गंगानगर का ही पार्ट था। तो एक तो बॉर्डर वाले सब जिलों के नाम लिखने हैं। फलोदी में तो ऐसा कोई प्रमुख क्षेत्र नहीं आता, लेकिन पुराने वाले जिलों के सबके, श्री गंगानगर, बीकानेर, पुराने वाले बॉर्डर पे कौन से थे? जैसलमेर, और नीचे की और ये बाड़मेर, और एक राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर। और जब उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्पादन में मुख्यतः ऊपर वाले जिलों में मेन बीकानेर है, पश्चिम वाले में जैसलमेर की कुछ साइट है, और जैसलमेर के नीचे बाड़मेर है, उसके कुछ साइट है। और मध्यवर्ती राजस्थान वाले पार्ट में यानी मिड राजस्थान में नागौर की कुछ इंपॉर्टेंट साइट। तो उसमें बीकानेर की कुछ साइट देखें तो बीकानेर वाली जो साइट है वो सब सर टाइटल के साथ है। एक है लूणकरण सर, एक है जामसर। सबसे इंपॉर्टेंट साइट यही जामसर, जिप्सम की सबसे बड़ी माइंस है जामसर। और एक है हरकासर। तो लूणकरण सर, जामसर, हरकासर, तो तीन सर कहाँ के? बीकानेर के। जैसलमेर में वो है जहाँ पे जलपट्टी थी अपनी,
तो जलपट्टी में जो पानी होल्ड करने वाला पार्ट वो जिप्सम ही है। जिप्सम और ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, पानी को नीचे नहीं बैठने देती। तो जलपट्टी कहाँ से कहाँ तक थी? पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, और उसके बीच में ट्यूबवेल सबसे ज्यादा कहाँ बने हुए थे? चांदन में। तो ये चांदन या चांदन दय भी लिख दिया जाता है, चांदन या चांदन, मोहनगढ़, पोखरण, ये पूरा एरिया वही लिखा हमने जलपट्टी वाला। बाड़मेर में जो कवास में बाढ़ आई थी वो जिप्सम ही मुख्य कारण था, जिप्सम और ग्रेनाइट चट्टाने। तो जो बारिश का पानी था वो मोटे पार्टिकल होते हुए भी जमीन में पानी नहीं बैठ पाया, क्योंकि नीचे जो ग्रेनाइट और जिप्सम है उस पानी को नीचे नहीं बैठने दे रहा। तो पहले तो यूं लग रहा था कि बारिश आएगी दोरों में पानी नीचे बैठ जाएगा तुरंत, तो दोरे ही बैठ गए पानी में, पानी नहीं बैठा। तो जिसमें एक क्षेत्र तो आता है कवास रीजन, और कवास के पास में एक सैन्य हवाई अड्डा आता है जो उत्तर लाई है। एक लापोलाई पड़ा था नागौर, यहाँ उत्तर लाई है बाड़मेर, जहाँ आर्मी एयरपोर्ट भी है अपना, एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट बना हुआ है इसमें। फिर नागौर में सबसे प्रमुख साइट में, जामसर के बाद में अगर कोई प्रमुख साइट है दूसरी, तो वो है गोठ मांगलोद। अभी ये सेकंड ग्रेड में रॉक फॉस्फेट वाले खनिजों के बीच में दिया हुआ था, और पूछा गया था कि रॉक फॉस्फेट कौन से स्थानों से उत्पादित नहीं होता, तो उसमें गोठ मांगलोद। कहीं गोठ मांगलोद का मुख्य खनिज क्या है? जिप्सम है, ना कि रॉक फॉस्फेट। ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन के रूप में ही दिया हुआ है कि गोठ मांगलोद, आरएस में आया हुआ है, आरएस प्रीलिम्स में, कि गोठ मांगलोद किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। या आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ोगे आप, नागौर में दधिमती माता जो मंदिर है वो गोठ मांगलोद में स्थित। एक इसके निकटतम स्थान और आता है भदवासी, इसका तो नाम ही लिखा जाता है, यहाँ के स्टूडेंट बताते हैं कि सर उत्पादन नहीं होता, लेकिन दिया हुआ स्थान तो अपने को भी लिखना है। भदवासी साइट। तो इसमें लिखने के लिए आपके पास खूब मैटर है, एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले सारे जिले लिख दो, गंगानगर के साथ चाहे हनुमानगढ़ भी लिख देना। तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। शुरुआत बीकानेर से करना क्योंकि मेन स्टोरेज इधर है। तो फर्स्ट में लिखे स्टोरेज वाले पार्ट में, जिप्सम एक अधात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज का उदाहरण है। जिप्सम इज ए नॉन मेटालिक मिनरल। जिप्सम एक अधात्विक खनिज है जो राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर, उसके बाद में बॉर्डर वाले सारे जिले लिख दो जैसा आपको ठीक लगे। विच इज डिपॉजिटेड इन राजस्थान, इन बीकानेर, जो राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का नाम भी लिख देना, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर एवं नागौर में भंडारित। विच इज डिपॉजिटेड इन राजस्थान, इन बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर एंड नागौर। फिर नेक्स्ट लिखे उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र में पहली लाइन में मेन जो जिला उसका नाम लिख दो, किस जिले से मुख्यतः उत्पादित होता है? बीकानेर। उत्पादन में लिखे राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर से होता है। इन राजस्थान स्टेट जिप्सम इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन बीकानेर। इन राजस्थान स्टेट जिप्सम इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट या बीकानेर। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर से होता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन या मुख्य उत्पादन कहाँ से होता है? बीकानेर से होता है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र
इन विच मेन या मेजर रीजन, और फिर आगे डेस करके और ये डायग्राम बना दीजिए जिसमें प्रमुख क्षेत्र जो जो भी हैं सारे लिख दो। बीकानेर में 3 सर हैं, तो डायग्राम में गंगानगर मत लिखना, यहाँ उत्पादन की कोई प्रसिद्ध साइट नहीं है, यानी ऐसी साइट नहीं है जिनकी फेम बहुत ज्यादा। उत्पादन क्षेत्र तो गंगानगर में भी है, तो गंगानगर के अलावा बाकी लिख दो। जैसे बीकानेर है तो बीकानेर में 3 सर हैं। लूणकरण सर, जाम सर, इसको स्टार कर देना जाम सर। एक हरका सर, फिर राजस्थान के जैसलमेर वाले जलपट्टी पोखरण से मोहनगढ़ और बीच में चांदन। बाड़मेर में कवास, कवास के साथ उत्तरलाई। नागौर में है गोठ मांगलोद एंड बदवासी। गोठ मांगलोद है, इसको स्टार कर देना, इंपोर्टेंट कर देना है इसको। एग्जाम में या तो ये पूछा जाता है ज्यादातर, या फिर जाम सर पूछा जाता है। हाँ जी, लिख लिया। अब लास्ट में लिखिए उपयोग, यूजेज क्या है इसके। तो सीमेंट इंडस्ट्री में चूना पत्थर के साथ एक मेन मटेरियल में एक जिप्सम भी यूज होता है, रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में। तो एक तो चूना पत्थर वाला लिख दीजिएगा, सीमेंट उद्योग में उपयोगी। यूजफुल फॉर सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट बनाने में लिख दो, चाहे सीमेंट उद्योग में उपयोगी लिख दो। जो घरों में पीओपी की जाती है उसके रूप में यूज होता है इसका, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर।
हड्डियों को जोड़ने वगैरह उसमें भी यूज करते हैं ना इनको। एक तो अपने जो ऊपर छत दिख रही है आपको ये है, और एक डिजाइनदार छत बनाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? घरों के अंदर ये वाली जो छत होती है ना अपनी काल्पनिक छत, इस प्रकार की जो डिजाइन बनाई जाती है, छत के नीचे जो छत लटकती हुई छत होती है, आम भाषा में बोलने को तो अपन फॉल्स सीलिंग बोलते हैं, लेकिन फॉल्स सीलिंग होती है। फॉल्स यानी काल्पनिक या झूठी छत। तो वास्तविक छत तो ये है, और इसके नीचे अगर जाली वगैरह लगा के और उसके अंदर पीओपी भरी जाती है, तो फॉल्स सीलिंग के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, यानी काल्पनिक छत बनाने में यूज होता है इसका। काल्पनिक छत बनाने में उपयोगी, या डिजाइनिंग लिख दो, डिजाइनदार छत बनाने में उपयोगी। ये वाली डिजाइनदार नहीं है तो सीधी है। इसमें जो ये बीम वाला पार्ट जो दिया हुआ ना बीच में, ये पूरा कवर कर देंगे इससे, अगर डिजाइनदार छत बनाई जाएगी तो। इसके अलावा फर्टिलाइजर जो हेडिंग चल रही है ना अपनी, एक वो लिख दो इसमें। ये कौन से खनिज पढ़ रहे हैं अपन? उर्वरक खनिज। तो जिप्सम का एक मुख्य उपयोगी है। ये आपको ध्यान हो तो लवणीयता की समस्या में लिखवाया था मैंने, बताया था उसमें कि एक तो मेथड होता है जिसमें नमक को घोल के पानी ऐसा नीचे बैठा दिया जाता है, निक्सालन विधि या लीचिंग मेथड। और एक होता है जब खड़ी फसल होती है तो कौन सी खाद को डालें कि नमक का इफेक्ट कम हो जाए, तो जिप्सम फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है उसमें। तो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। भूमि उपचार लिख दो चाहे फर्टिलाइजर लिख दो, उर्वरक के रूप में उपयोगी, यूजफुल एज फर्टिलाइजर। या यूजफुल इन मेकिंग फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में या उर्वरक के रूप में उपयोगी। तो ये जिप्सम वाला ऐसा है जो 50 वर्ड में आने लायक है क्वेश्चन। तो इसमें ये दो प्रमुख खनिज ये तो हो गए अपने। नेक्स्ट हेडिंग पाइराइट। इसमें मेन डिस्ट्रिक्ट सीकर ही आता है सिर्फ। जिसमें जो मेजर या मेन माइंस जो हैं, प्रमुख खाने हैं,
खंडेला के पास में स्थान आता है, लगभग खंडेला से 8-10 किलोमीटर दूर है सलेदीपुरा। तो ज्यादातर बुक्स में अपने सलादीपुरा लिखा हुआ रहता है, तो ये सेम ही है, लिखना हो तो ज्यादा ठीक ही है, सलेदीपुरा। इस खनिज का जो मेन यूज या उपयोग है, एक तो हेडिंग अपना जो लिख रखा है, फर्टिलाइजर के रूप में उपयोगी है, तो उपयोग में उर्वरक के रूप में उपयोगी, ज्वेलरी या आभूषण बनाने में जो अपने नकली गहने नहीं होते, जिनको देख के आइडिया भी नहीं लगता कि नकली हैं या असली हैं, तो वो जो गहने बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। इस कारण इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से नहीं पहचान सकता, आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है इसके गहनों से। तो मूर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है? पायराइट को कहा जाता है, ज्वेलरी बनाने के कारण। बाकी इसका एज ए केमिकल या जो अपने एसिड वगैरह बनते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। तो फर्टिलाइजर वैसे एज ए केमिकल पार्ट आ गया है, या अलग से लिखना चाहूँ तो एसिड वगैरह के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें पहले तो लिखिएगा, इसमें सिर्फ जिला ही पूछते हैं मेन अभी तक तो एग्जाम में, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें सिर्फ एक शब्द ही लिखा रहता है, पाइराइट्स राजस्थान में केवल सिक्कर से उत्पादित होता है। और जब भी एक आरपीसी ने एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने सिर्फ जिला ही पूछा है। एक बार कॉलेज लेक्चरर में पूछा और एक दो एग्जाम में और पूछा है कि पाइराइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, सीकर, क्योंकि उसमें सिर्फ जिला ही मेंशन है। थोड़ा सा रिसर्च करते हो तो कुछ जगह एक स्थान सामने आता है सीकर का, वो जगह कौन सी है? सलेदीपुरा। तो ज्यादा से ज्यादा वो एक साइट है जो पूछ सकते हैं। तो इसमें लिखिए, राजस्थान में पाइराइट मुख्यतः सीकर में भंडारित है। इन राजस्थान स्टेट पाइराइट pyrite is mainly deposited in Sikar. In Rajasthan state, pyrite is mainly deposited in Sikar. राजस्थान में पाइराइट मुख्यतः सीकर में भंडारित। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखे, जिसमें प्रमुख खाने यानी जो माइंस है वो उसमें किस एरिया में है? इन विच मेन और मेजर माइंस, और आगे डेस करके लिख देना सलेदीपुरा, सलेदीपुरा ओब्लिक सलादीपुरा, जिसमें प्रमुख या मुख्य खाने, इन विच मेन और मेजर माइंस, और आगे डेस करके माइंस के तौर पे स्थान लिख देना सलेदीपुरा। यानी जो माइनिंग लीज यहाँ जारी की हुई है वो लगभग सलेदीपुरा के पास में ही है सब। ये अपन इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्री आएगी आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग, जैसे चित्तौड़ में भी है, कोटा में भी है, उसमें पाइराइट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसका स्थान आएगा ये कि पाइराइट उर्वरक खनिज, सॉरी उर्वरक जो पाइराइट उर्वरक जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो इसी सलादीपुरा के निकट ही वो इंडस्ट्रीज भी काम करती हैं। जैसे रॉक फॉस्फेट की इंडस्ट्री सबसे ज्यादा काम करती है झामर कोटड़ा में, झामर कोटड़ा से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है रॉक फॉस्फेट का। फिर लास्ट में एक लाइन में इसके यूजेज लिख दो, उपयोग लिख दीजिए। उपयोग एक तो हेडिंग वाला ही लिख देना, उर्वरक बनाने में उपयोगी, यूजफुल फॉर फर्टिलाइजर एंड ज्वेलरी मेकिंग, एंड ज्वेलरी मेकिंग, ये दो प्रमुख उपयोग लिख दो। उर्वरक उद्योग में या उर्वरक बनाने में, और ज्वेलरी या आभूषण बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी, तो ज्वेलरी मेकिंग में या ज्वेलरी के निर्माण में उपयोगी। इसके बाद में रॉक फॉस्फेट ये बचा है, बाकी आगे वाले दोनों ऑलरेडी कवर है अपने। तो उसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 4, रॉक फॉस्फेट।
RS मेंस में पूछा था, रॉक फॉस्फेट 2018 में। तो इसमें रॉक फॉस्फेट में स्टोरेज, प्रोडक्शन रीजन एंड यूजेस। उपयोग तो इसका 99% अपने फर्टिलाइजर में ही है, वो 1% कहीं और है, वो लिखा भी नहीं जाता है। और जब उपयोग लिखते हैं तो एक तो तरीका ये है कि उर्वरक उद्योग में उपयोगी, फिर दूसरा कई बार ऐसे लिख दिया जाता है पौधों के पोषक तत्व के रूप में उपयोगी, तो वो पोषक तत्व यही है, पौधों के पोषण के रूप में जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। तो इसका मीनिंग ले दे के इसका दोनों का उपयोग, मीनिंग दोनों का एक ही है। पौधों के पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इसका मीनिंग उपयोग इसी में ही है, मेनली इसका उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। तो उपयोग में तो सिर्फ वो एक शब्द ही लिखना है, उर्वरक, जो अपनी हेडिंग भी है। भंडारण इसका रॉक फॉस्फेट का डायग्राम नहीं बनाना है। इसमें एक तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर में जैसे एक शब्द यूज कर रहे हैं अपन बार बार, झामर कोटड़ा, एक तो ये एरिया है इसमें। एक आता है इसमें डाकन कोटड़ा। तो कई जगह ये कह वाला है, ये मुड़ा नहीं, सीधा ही आगे टच हो गया, तो डाफन कोटड़ा भी लिखा हुआ रहता है। तो डाफन नहीं, डाकन कोटड़ा, डाकण नहीं, ने डाकन, डाकण है, डाकन कोटड़ा। ये लिखवाया था पिछोला में, नदी का नाम लिखवाया था मैंने, बताया था उदयपुर के निकट स्थान है सिसारमा, सिसारमा की ओर से नदी आती है। यहीं उदयपुर में एक पहाड़ी है, नीमच माता टेम्पल। तो नीमच माता जो रीजन है उससे भी उत्पादित होता है। फिर जैसलमेर की कुछ साइट है इसमें, जिसमें एक तो लाठी वाला एरिया है, जिसमें लाठी बिरमानिया, लाठी बिरमानिया। एक आता है फतेहगढ़, ये वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है। एक मुख्यतः जयपुर की साइट है, वो भी इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रमुख जिले हैं इसके अंदर, जिसमें आजकल इनके, एक तो ये झामर कोटड़ा देते ही देते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आजकल ये भी देने लग गए हैं। डाकन कोटड़ा, सीसारमा, नीमच, नीमच माता। एक आता है इसमें कार बेरिया, कार के आगे क्या लगाना? बेरिया लगा देना। झाड़ी के जो बेर होते हैं ना गांव में, क्या कहते हैं? बेरिया। कार बेरिया। तो ये प्रमुख साइट। एक इसमें कल परसों इसमें पेपर में भी आया था, एक स्थान और आया था, मटून था कि एक फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर था ना, जो किसी एक स्टूडेंट दिखा रहा पेपर, उसमें 3 साइट दी, 4 साइट दी हुई थी। उसमें पूछा गया था कि रॉक फॉस्फेट किस स्थान से उत्पादित नहीं होता, और उसमें जो स्थान लिखा हुआ था, गलत जो लिखा हुआ था वो था गोठ मांगलोद, क्योंकि गोठ मांगलोद जो साइट है वो राजस्थान में
जिप्सम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो ये कोई ना कोई ऐसी प्रसिद्ध साइट होगी जो कोई दूसरे खनिज की होगी। तो ये वाली जो साइट है, ये इसमें उदयपुर के इस बार एक नई साइट का नाम दिया गया है, मटून करके। तो ये भी रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, मटून। जबकि ये साफ साफ देखते ही पता लग जाता है इसमें कि गोठ मांगलोद नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में अपने को एक आधे ऑप्शन का नहीं पता हो, लेकिन उसमें एक प्रसिद्ध साइट ऐसी है जो दूसरे खनिज की है और वो अपने को पता है, तो उसमें अपन ठीक कर सकते हैं। जैसे एक बार पलाना में पूछा था, बीकानेर का पलाना मुख्यतः जिप्सम के लिए, सॉरी, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें दिया गया था कुछ स्थानों के नाम कि इसमें से कौन सा खनिज सही सुमेलित नहीं है। तो माइंस तो स्टूडेंट्स को और जो थी वो भी नहीं ध्यान दी, एक दो माइंस टफ थी उसमें। और एक इसमें जिप्सम के आगे लिखा हुआ था पलाना। तो बीकानेर में जिप्सम के आगे पलाना नहीं लिखा जाता, जिप्सम के आगे सर लगते हैं, लूणकरण सर, जाम सर और हरका सर, यानी मोस्टली जो साइट है वो सर वाली है। पलाना साइट है वो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मीनिंग जिप्सम के साथ पलाना देना गलत था। और वही पूछा था कि गलत कौन सा है इसमें, यानी बाकी जो तीन थे वो ठीक थे, लेकिन उनका भी नहीं पता था कि ठीक है कि नहीं है। लेकिन पलाना देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ कोयला होना चाहिए था, ना कि जिप्सम। तो इसमें भंडारण वाले पार्ट में लिखिएगा। रॉक फॉस्फेट इज ए नॉन मेटालिक मिनरल। रॉक फॉस्फेट एक अधात्विक खनिज। रॉक फॉस्फेट एक अधात्विक खनिज। जो राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, जो राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर एवं जयपुर में भंडारित है। जो राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, जैसलमेर एवं जयपुर में भंडारित है। रॉक फॉस्फेट is a non-metallic mineral which is mainly deposited in Rajasthan, in Udaipur, जैसलमेर एंड जयपुर। अब इन सब जिलों में मुख्य उत्पादन इसका किस जिले में होता है? उदयपुर। सबसे जो मेन साइट या प्रमुख साइट है वो उदयपुर के हैं इसमें। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए उत्पादन क्षेत्र। तो फर्स्ट लाइन में तो वो जो मेन जिला है उसका नाम लिख दीजिएगा। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक उदयपुर जिले से उत्पादित होता है। इन राजस्थान स्टेट रॉक फॉस्फेट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन उदयपुर। जिसमें प्रमुख क्षेत्र या जिसमें प्रमुख खनन क्षेत्र, इन विच मेजर माइनिंग रीजन, जिसमें प्रमुख क्षेत्र या जिसमें प्रमुख खनन क्षेत्र लिख दो चाहे। तो खनन क्षेत्रों में तो उदयपुर के बारे में लिख रहे हैं अपन। तो उसमें एक तो है झामर कोटड़ा, एक डाकन कोटड़ा, झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा,
सीसारामा, नीमच माता, एक मटून, मटून एंड कार्बेरिया। मटून एंड कार्बेरिया। तो ये इसमें स्टार्टिंग वाली साइट है, झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा और एक ये मटून, ये दिए जा चुके हैं, तो ये अंडरलाइन कर देना। मिनरल्स में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये रहती है 70 से 80% दिए गए खनिज ही पूछे जाते हैं। तो झामर कोटड़ा ये कई बार आ चुका है, डाकन कोटड़ा ये भी आ चुका है, मटून पहली बार दिया है। तो कोई एक आधा जो माइंस है वो नहीं ऐड करते हैं। अब जैसे गोट मांग लो तो क्वेश्चन के रूप में ही पूछा हुआ है आ रहा है इसमें कि गोट मांग लो, ये जो खान है वो राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अगर किसी ने पुराने क्वेश्चन ये भी निकाल रखे होंगे कि गोट मांग लो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका मीनिंग ये रॉक फॉस्फेट में नहीं आएगा। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता, जैसे कुछ साइट ऐसी होती हैं जो दो दो तीन तीन खनिजों में काउंट होती है। जैसे नागौर का डेगाना है, तो डेगाना में सबसे ज्यादा फेम तो किसकी है, टंगस्टन की। और एक बैटरीज में अपने क्या यूज किया जाता है, लिथियम। लिथियम बैटरीज भी होते हैं। तो लिथियम जो खनिज है उसके बड़े भंडारण भी राजस्थान डेगाना से मिले। हालांकि भारत में सबसे बड़े भंडारण तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो बीच में अपने सीईटी वाले एग्जाम के दौरान करंट वाले क्वेश्चंस में पूछा भी गया था कि भारत में लिथियम के बड़े भंडारण जम्मू कश्मीर और राजस्थान में इस क्षेत्र के अंदर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई ने सर्वे करना स्टार्ट किया और किसी ने जीएसआई के नाम से पोस्ट डाल दी कि जीएसआई को जम्मू कश्मीर से भी बड़े भंडारण। हालांकि तब तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि राजस्थान में लिथियम के बड़े भंडारण डेगाना से मिले। फिर जीएसआई ने उसके ऊपर कमेंट भी किया था कि ये पोस्ट हमारी नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। और कुछ समय बाद में जीएसआई ने कहा कि यहाँ पे लिथियम के भंडारण है। तो उन्होंने भी इसको प्रूव कर दिया कि लिथियम भंडारण अजमेर और नागौर बेल्ट है इसके बीच में, यानी कुबड़ पट्टी जो बेल्ट कहा जाता है। क्योंकि अपने जितनी भी बैटरीज हैं वर्तमान में वो मुख्यतः लिथियम वाली ज़्यादा है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है यानी एक बार चार्ज करने पे लंबे टाइम तक चलती। उससे पहले जो बैटरीज थी वो अलग मेटल्स की थी, जैसे जिंक वगैरह हैं, इनका यूज किया जाता। आने वाले टाइम टाइम में जैसे बात हो रही है ना आजकल न्यूक्लियर बैटरीज, परमाणु बैटरी की, तो उसके अंदर एक तरीके से परमाणु रिएक्टर का ही की तरह काम करेगा, जिसको एक बार चार्ज करो या कंपनी खुद ही चार्ज करके देगी और उसके बाद में उसके 40 ईयर्स तक की टाइम पीरियड रहेगा, यानी 40 साल तक बाद में वो डिस्चार्ज नहीं होगी। पता चले कि पापा जी का फोन था और बेटों तक भी यूं ही चल रहा था कि इसको चार्ज किसने किया था कि 40 साल पहले हुआ था, यानी चार्जिंग की आवश्यकता ही नहीं होगी, चार्जिंग पॉइंट ही नहीं होगा उसमें। लेकिन यूरेनियम बैटरी सेफ्टी पर्पज से उसको यूज नहीं किया जा सकता। बाई चांस एक्सीडेंट हुआ और बाद में टूट गई, तो टूट गई तो बाद में व्यक्ति ही नहीं मिलेगा, यानी काम वो परमाणु बम की तरह ही करेगी। हालांकि छोटा चलता फिरता बम है, वो बहुत कम मात्रा में यूज होगा उसमें। हालांकि फिर भी अभी चल रहा है ना अपने विश्व में, एक तो इसमें बैटरीज वाली जो एरोप्लेन है इनके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि हमने सक्सेसफुली 130 किलोमीटर 700 रुपये में यात्रा, कल परसों न्यूज़पेपर में था ना, कि यानी 130 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो मात्र 700 रुपये में, अगर फ्यूल की जगह, तो अभी तो फ्यूल यूज किया जाता है उसके अंदर एरोप्लेन में, फ्यूल की जगह अगर बैटरी से आप अपने उस मशीनरी को चला पाओ, एरोप्लेन के इंजन को चला पाओ, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी। और अभी ऐसा एक प्रयोग सक्सेस भी हुआ है, लेकिन उसमें बहुत लंबी दूरी की यात्रा पॉसिबल नहीं है, जैसे कार में ही पॉसिबल नहीं है। तो उनकी भी बैटरी चार्ज करते हो 400 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, उसके बाद भले ही आधी घंटे ही चार्ज करो लेकिन करनी पड़ेगी फिर। अब एरोप्लेन को तो हवा में कहाँ चार्ज करोगे। तो इसके मेन साइड तो ये उदयपुर वाली हैं, उदयपुर के बाद में कुछ साइड जैसलमेर की हैं। तो नेक्स्ट जैसलमेर, जैसलमेर वाले में है लाठी वाला क्षेत्र। लाठी के निकट एक स्थान है बिरमानिया, लाठी बिरमानिया।
एवं फतेहगढ़। फतेहगढ़, ये सोलर प्रोजेक्ट लिखेंगे उसमें भी रिपीट होगा फतेहगढ़। लाठी अपने ऑलरेडी पहले आ चुका है। लाठी सीरीज करवाया था जलपट्टी, उसमें इनाम आया था जलपट्टी। वाटर बेल्ट ऑब्लिक लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज का पोखरण, मोहनगढ़, चांदन वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम। और लाठी शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट। तो एक साइड ये वाली साइड दी हुई थी कल परसों ही पेपर में, एक ये थी उसमें फतेहगढ़। जयपुर में अचरोल वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट साइट नहीं है जयपुर वाली, तो दो मेन ये डिस्ट्रिक्ट याद रखने आपको उत्पादन के अंदर। लास्ट में यूजेज में एक लाइन लिख दो, जो हेडिंग है वही लिखनी है। कौन से खनिज पढ़ रहे हैं? उर्वरक। तो उर्वरक उद्योगों में उपयोगी। यूजफुल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। यूजफुल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, उर्वरक उद्योग में उपयोगी। तो ये फर्टिलाइजर वाली इंडस्ट्रीज अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें ये अपने ऑलरेडी अरावली बेल्ट में आ चुका है। ये स्टोन मिनरल्स में चूना पत्थर उसमें आ चुका है। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट नंबर 6। 5 है क्या? अरावली हो गया था, वागड़ हो गया था, कले हो गया, स्टोन पत्थर वाले खनिज हो गए, उर्वरक खनिज हो गए। हाँ मैं समझ सकता हूँ, आपने उर्वरक में 4 हो गए इसलिए कह रहे हो, इसलिए कह रहे हो ना, या 5.5 घंटे हो गए इसलिए कह रहे हो? वैसे तो कल वाला टाइम ही है, कल वाला टाइम इस सेंस में नहीं, कल वाले टाइम में भी शायद किसी ने एक मिस्टेक की थी। जैसलमेर किस संभाग में आता है? बीकानेर। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इसमें लिखे एकाधिकार वाले खनिज। एकाधिकार वाले खनिज। मोनोपोली मिनरल्स ऑफ राजस्थान। यह होल प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, पूर्णतः राजस्थान में उत्पादित। पूर्णतः का मीनिंग ये होता है 100%। तो ऐसा खनिज जिसका हम उत्पादन 10% कर पा रहे हैं, कोई अदर स्टेट उसका 10% भी उत्पादन नहीं कर पाए। जैसे इंडिया में 28 स्टेट है, उसका कोई 9 करे, कोई 8 करे, कोई 7 करे, हम 10 कर रहे हैं, हमसे आगे कोई नहीं है। तो उसमें हमारी रैंक फर्स्ट हो सकती है उस खनिज के अंदर, लेकिन हमारा एकाधिकार नहीं है उसमें। एकाधिकार का मीनिंग है सिर्फ अकेले का अधिकार, यानी मोनोपोली जिसके अंदर। जैसे एक लंबे टाइम तक स्वतंत्रता के बाद मुख्यतः सरकार जिन्होंने बनाई वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की स्टार्टिंग में कहा जाता है कि लगभग 1978 तक, जब तक जनता पार्टी नहीं आई थी, तब तक लगभग कितने 30 साल थे क्या लगभग,
लगभग 30 ईयर्स तक एक मोनोपोली रही थी। तो उसी तरीके से राजस्थान में ऐसे कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान एकाधिकार रखता है, अकेला रखता है जिनको, तो जिसमें 99 पॉइंट ऊपर वाले हैं वो एकाधिकार में ही काउंट होते हैं अपने, जैसे सीसा और जस्ता। तो इसमें एक तो वो वाले खनिज कवर करेंगे पहले अपन एकाधिकार में जो पहले वाले हैं। तो पहले वाले ऐसे खनिज कौन कौन से हैं, और एक प्रेजेंट में जो है जो चेंज भी हो सकते हैं आगे। तो लास्ट में जो वर्तमान में उनको हम नोट में लिखेंगे। नोट वाले तो अपने लगभग दो तो कंप्लीट हैं, दो नहीं वैसे तीन कंप्लीट हो गए हैं। एक तो सीसा कंप्लीट है, सीसे के साथ ही अपना जस्ता कंप्लीट है, और एक जिप्सम का टाइप होता है सेलेनाइट। तो यहाँ जब लास्ट में लिखेंगे कि सेलेनाइट, तो उसमें लिखवाएंगे सेलेनाइट के ब्रैकेट में टाइप्स ऑफ जिप्सम, जिप्सम का प्रकार, और एक आएगा वोलेस्टोनाइट। तो प्रेजेंट में तो ये हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में भी आएंगे, सर्वे की क्लासेस आप ले रहे हैं उसमें ये रिपीट हो जाएंगे आपके। लगभग 2018 के बाद पिछले 7 सालों से एकाधिकार में जारी है। आने वाले टाइम में हो सकता है इन खनिजों का उत्पादन कहीं और स्टार्ट हो जाए, तो फिर आ जाएगा एकाधिकार में सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। कोई एक आधा हट भी सकता है, इनमें ऐड भी हो सकता है। लेकिन पुराने एकाधिकार में कौन से थे, तो पहले पुराने वाली लिस्ट से अपने को कुछ खनिज याद हो जाएंगे। तो पहले पुराने वाले देखते हैं। इसमें एक जोड़ा जोधपुर से घूमने के लिए गया, राजस्थान में नई नई शादी हुई थी। जोधपुर से कहाँ निकले, सिरोही। अब जिसमें पति अपनी व्यवस्थाएं करके लेके गया था 1.5-2 लाख रुपए की, पत्नी ने दिन दिन में शॉपिंग में उड़ा दिए। अब उसको यह था पति को कि शाम तक वापस जोधपुर पकड़ लिया जाए, जबकि पत्नी की इच्छाएं अलग कि ऐसे रात रात को यहीं रुकते हैं। ये कहते ही पति ने तुरंत अपना क्या खोला, वॉलेट, स्टे करने के लिए नाइट में। तो यहाँ एक खनिज तो ये है वोलेस्टोनाइट, और वॉलेट में था 500 और 1000 का नोट। 1000 का मोदी जी ठिकाने लगा चुके थे, और 500 जोधपुर का किराया भी नहीं था। फिर पत्नी ने अपनी तरफ से जो आर्थिक मदद हो सकती थी पति की, और पति ने अपनी पत्नी को घूर के देखा, सांड की तरह, बेल की तरह, बेल का मगरा। ये पहाड़ी करवाई थी, आपको ध्यान हो तो उस समय भी लिखवाया था मैंने उसके आगे ब्रैकेट में वोलेस्टोनाइट। तो ये वॉलेट स्टे नाइट वाली जैसे ही घटना हुई तो पति ने कैसे घूर के देखा, बेल की तरह। तो वोलेस्टोनाइट का उत्पादन बेल का मगरा सिरोही से होता है। ये मेन माइंस यही है राजस्थान में। फिर जैसे नाइट में स्टे किया, उसके बाद अगले दिन सुबह कहाँ निकले, जोधपुर। तो सिरोही से जा, कहाँ जा, जोधपुर। जा से याद रखना जासपर। तो जासपर मिनरल ये मिलता है जोधपुर की ओर। फिर पति को ये लगा कि पत्नी का खर्चा करवा के लाए हैं, तो आज नहीं तो कल नाराज होगी, तो नाराज होने से पहले खुश कर दिया जाए। तो उसकी खुशी के लिए कहा कि तुम घर पे, दीपावली का टाइम आ रहा है, तुम घर पे रहो और मैं तुम्हारे लिए रक्तमणि लेके आ रहा हूँ। तो पत्नी का नाम पहली बार सुना रक्तमणि, उसने सोचा कोई नागमणि होगी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो वो रक्तमणि होता है, एक लाल स्टोन होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं चांदी की अंगूठियों में पहनती हैं, 10 रुपए में आ जाता है। हालांकि तरासा हुआ पत्थर महंगा भी होता है उसमें, उसका नाम होता है गार्नेट या तांबड़ा। गार्नेट या तांबड़ा में प्रमुख जो डिस्ट्रिक्ट है, गार्नेट में प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है टोंक। टोंक के साथ उसका डिवीजन हेडक्वार्टर अजमेर। अजमेर संभाग का ही एक प्रमुख जिला भीलवाड़ा, और अजमेर संभाग के टच में है राजसमंद। तो प्रमुख जिले ये हैं जिसमें मेन डिस्ट्रिक्ट टोंक है, और टोंक में भी वो है जो बनास का त्रिवेणी है, राजमहल। तो राजमहल, जनकपुर के माइंस। एक अजमेर में क्षेत्र आता है सरवाड़, कौन सा है, सरवाड़ माइनिंग एरिया, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं टोंक और अजमेर वाले, ये एग्जाम में ज्यादा दिए जाते हैं कि राजमहल, जनकपुर, सरवाड़ की खान मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, गार्नेट या तांबड़ा के लिए। अब उसको ये लगा कि भाई टोंक और अजमेर से बढ़िया गार्नेट ले लिया। दीपावली आने वाली है, तो दीपावली हिंदू धर्म में जनरली अपने घरों के अंदर जो रंगोलियां बनाई जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में घर के बाहर जो साथिये बनाए जाते हैं, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, या भैंसों के सींग जो लाल किए जाते हैं, तो उसमें एक रंग यूज किया जाता है जिसको हरमच कहते हैं, जिससे जयपुर को गुलाबी रंग में रंगा गया था, जिसको गेरू कहा जाता है।
तो वो गेरू मिलती है मुख्यतः चित्तौड़ की ओर। तो लगा कि जो लाल रंग वाला गार्नेट है वो तो ले ही लिया, लाल रंग वाली मिट्टी और ले लेते हैं। वो भी एक खनिज का टाइप ही होता है, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में हरमच कहते हैं, बाकी नाम उसका वैसे होता है लाल गेरू, क्योंकि लगभग लाल रंग जैसा ही होता है। अपने स्प्रिंग बोर्ड वाली जो टी शर्ट नहीं है क्या, रंग उड़ने के बाद इसका जो रंग बचता है वो गुलाबी रंग है। यानी गलती से गुलाबी रंग बोला गया था, जयपुर गुलाबी थोड़ी ना है भाई। आप लोगों ने जो टी शर्ट पहन रखी है, जयपुर का रंग ये है, ये गेरू कलर है, ये ना तो लाल है और ना ही गुलाबी है। तो बोला तो इस खनिज को लाल के नाम से जाता है, लाल गेरू। इंग्लिश में इसके लिए शब्द लिखा जाता है, क्या बोलेंगे इसको? इसको ओकर लिखा जाता है, ओचरे नहीं बोलना है, ओचरे कोचरे। तो यहाँ से लेके जैसे ही लाल गेरू घर पे गया, तो घर पे देखते ही पत्नी गार्नेट को देखते ही समझ में आ गया उसके रक्तमणि क्या है। उसको लगे तांबड़ा लेके आए हैं। तो बाद में कहा कि अब रोटियां तब मिलेंगी जब हरी अग्नि ला के दोगे। तो पति को लगा कि अग्नि पीली होती है, लाल होती है, ब्लू गैस जो होते हैं, तो ब्लू फ्लेम होती है, लेकिन हरी ज्वाला नहीं देखी आज तक। तो ग्रीन फायर कहा जाता है। सोने की अंगूठी में या महंगे धातुओं में पहने जाने वाला एक स्टोन होता है जिसको हम कहते हैं पन्ना, पन्ना या एमरेल्ड। तो पन्ने का राज वहीं पे है जहां मार्बल का राज। तो ये राजसमंद से अजमेर का जो बेल्ट है ये पन्ने के लिए प्रसिद्ध है, राजसमंद से अजमेर की तरफ। और अजमेर से टोंक और भीलवाड़ा का जो बेल्ट, ये वाला जो बेल्ट है, ये तांबड़े के लिए प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा के नीचे जो चित्तौड़ का एरिया है वो लाल गेरू के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रेक्टेंगल शेप में अपने को ये डायग्राम याद रखना है, इस पे जिले पहले रट लो। ये सिरोही घटना यहाँ से स्टार्ट हुई थी, फिर जोधपुर, फिर रक्तमणि, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा के आसपास, फिर ये चित्तौड़ में लाल गेरू, और फिर लास्ट में चैलेंज किस चीज का मिला? ग्रीन फायर। ग्रीन फायर यानी पन्ना या अमरेल्ड। पन्ना मध्य प्रदेश में एक जगह भी है, वहां से डायमंड निकलता है। पन्ना राजस्थान में खनिज का नाम है। तो इसका मीनिंग है अपने लिए खनिज वाला पार्ट, मध्य प्रदेश के अंदर ये डायमंड वाली जगह है। तो इसका मीनिंग पन्ना से क्या उत्पादित होता है? हीरा। इसका मीनिंग पन्ना वो जगह है फिर। और पन्ना कहाँ से उत्पादित होता है? तो इसका मीनिंग पन्ना एक खनिज है। फिर ये राजसमंद अजमेर वाला बेल्ट रहेगा। तो इनके बारे में लिखवाएंगे आपको।